और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं ने चुनाव के लिए मंथन किया। प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में 14 बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां बीजेपी ने कांग्रेस पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। तो लगातार रणनीति बनाने में जुटी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों। विली पार्क सर्किट हाउस में जहां बीजेपी ने बैठक की है, नेता प्रतिपक्ष सहित 14 बीजेपी नेता इसमें शामिल रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जो है वो जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए हिना, ये चुनाव अब जो है दोनों जो मुख्य दल है कांग्रेस और भाजपा, प्रतिष्ठा का सवाल दोनों दलों के लिए बन गया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी है, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो ये पहला इम्तिहान जो है सरकार का रहने वाला है। भाजपा जो ये दावा करती है कि चुनाव भले ही वो हार गई है, लेकिन वोट परसेंटेज जो है कांग्रेस का 1% से भी कम जो है रहा है, मतलब कोई ज्यादा मार्जिन बड़ा नहीं है, ये भाजपा जो है दावा करती है। तो इसको लेकर कोई भी दल चुनावों को हल्के में नहीं लेना चाहते हैं और इसीलिए जो है पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। जहां तक उम्मीदवारों के चयन का सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने आज तक का समय दिया है, यानी आज 8 अप्रैल शाम तक का समय दिया है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं। आज शाम तक देखना होगा कि कितने नाम कांग्रेस के पास पहुंचेंगे और उनमें से ये तय किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है 1 या 2 दिन ये बताया गया कि 1-2 दिन के भीतर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो इसकी बैठक करेगी और उसके बाद ये तय होगा कि कौन प्रत्याशी कहां से उतारा जाएगा। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी जो है जो अलग अलग कमेटियां इसके लिए बनाई है, ये बताया गया है कि 3 से 4 नाम एक वार्ड में रखे गए हैं, उनके नामों पर जो है मंथन चल रहा है। तो ये हो सकता है कि सोमवार शाम या मंगलवार सुबह तक भाजपा भी यहां पर अपने पत्ते खोल सकती है कि किस प्रत्याशी को कहां उतारा जाएगा। लेकिन यहां पर यह अहम रहने वाला है कि रणनीति क्या रहेगी। भाजपा के पास तो साफ रणनीति है कि वो ये चाहेगी कि अभी जो 3 महीने के भीतर कांग्रेस सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएगी। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ नगर निगम शिमला में 10 साल से सत्ता में नहीं है। इससे पहले भाजपा सत्ता पर काबिज थी, उससे पहले माकपा जो है माकपा के मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ नगर निगम शिमला में थे। और तीसरे दल की बात करें, माकपा थोड़ी कमजोर यहाँ पर नजर आ रही है कि कोई खास ज्यादा प्रत्याशी उनके पास नहीं है। सीपीएम हालांकि कोशिश करेगी कि 1-2 वार्ड जो उनके लगता है कि वहां पर मजबूत स्थिति में है, तो वहां पर अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जो है जी तोड़ मेहनत माकपा करेगी, लेकिन कोई बड़ा ऐसा प्रभाव दिखता नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान तो किया है, आज ये सूचना आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आज डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू किया जाएगा। हालांकि हमने जमीनी स्तर पर देखा नहीं कि किसी पार्टी ने भी प्रचार शुरू किया। तो आम आदमी पार्टी आज ये हो सकता है कि वो अपने स्तर पर यहाँ पर इन चुनावों में जो है उतरने के लिए कोई जी जान यहाँ पर झोंकेगी, लेकिन कोई खास प्रभाव आम आदमी पार्टी का भी अभी फिलहाल लगता नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी तक की स्थिति देखें तो दोनों दल भाजपा और कांग्रेस बैठकों का दौर लगातार जारी है, रणनीति बनाई जा रही है। 1-2 दिन में शायद ये तस्वीर साफ हो जाएगी ही ना कि कौन प्रत्याशी कहां से मैदान में उतरेगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के पास एज है। शिमला जिले की ही बात करें तो 8 विधानसभा क्षेत्र में से 7 में जो है कांग्रेस की जीत हुई है। शिमला शहर की बात करें जहां नगर निगम का चुनाव होना है, शिमला शहर में कांग्रेस का विधायक है। और जो बिल्कुल साथ लगता इलाका है शिमला ग्रामीण और
कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र, यहां से भी कांग्रेस के जो है विधायक है और दोनों मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को यहां पर एज थोड़ा नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर देखना होगा कि भाजपा किस तरह से रणनीति बना रही है, क्योंकि भाजपा पूरी कोशिश करेगी, पूरी ताकत यहां पर झोंकेगी भाजपा कि किसी ना किसी तरीके से यहां पर कांग्रेस को हराया जाए और इसके बाद सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ये एकमात्र चुनाव हिमाचल में है ना। बिल्कुल रणवीर, तो जिस तरह से आपने कहा कि 1-2 दिन में तस्वीर जो है वहां पर साफ हो जाएगी और लगातार जो बैठकों का दौर जारी है उसके मुतालिक अपने तमाम तर दर्शकों को हम अपडेट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच वार और पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसकी शुरुआत दिग्गजों ने की है। नेता प्रतिपक्ष के वार पर उप मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। बता दें कि नगर निगम अधिनियम में संशोधन को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए थे। उसी पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने यहां कहा कि हार के डर से भाजपा बौखला गई है। इसी हार के डर के चलते भाजपा ने अपनी सरकार के समय चुनाव नहीं करवाए थे। भाजपा को लगा कि नगर निगम में चुनाव की हार का विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा। इसी के चलते बिना किसी वजह के चुनाव नहीं करवाए गए। नतीजा ये हुआ कि नगर निगम शिमला के चुनाव 1 साल तक के लिए टल गए। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनाव से कांग्रेस सरकार बुरी तरह डरी हुई है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, इसीलिए उल्टा सीधा प्रचार किया जा रहा है। तो आप ये बताएं कि जब आप पावर में थे, नगर निगम 5 साल पूरे कर गया, आपने चुनाव क्यों नहीं कराए? कोई भी आपके पास बहाना नहीं है। जब किसी भी असेंबली का, सदन का, नगर निगम का समय पूरा होता है, उससे पहले चुनाव कराना लाजमी है। ये एक एक्सेप्शन हो गई कि शिमला जैसी जो कैपिटल है उसके नगर निगम का चुनाव ना हो, और चुनाव जो है टाल दिया गया। उसको इनको ये था कि अगर नगर निगम का चुनाव किया कांग्रेस जीत जाएगी और उसका असर जो है विधानसभा पे पड़ जाएगा। लेकिन विधानसभा तो फिर भी हमने जीत ली और हमारी सरकार बन गई। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि उसके वार्ड क्यों आपने कम किए? अरे भाई, पहले से 34 वार्ड चल रहे थे, आपने जो है उसको अब मनमर्जी से 41 कर दिया। आपने जिसको कहते हैं ना कि पेंट को काट के पजामे निकर बना दी। सरकार इस चुनाव से इतनी डरी हुई है कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि भी वो क्या कर रहे हैं। उल्टा सीधा बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मामले कोर्ट में भी हैं और इसलिए हास्य का विषय बना है। लेकिन फिलहाल मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चुनाव में हम भी जाएंगे, दम के साथ जाएंगे, मुकाबला करेंगे। और नमस्ते हिमाचल में एक और अहम खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान वो 200 से ज्यादा मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बैठक की गई। इसमें उनके दौरे को लेकर चर्चा की गई। तैयारियों पर बाकायदा रणनीति भी बनाई गई। तो विश्वविद्यालय आने वाली तीसरी राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। 200 से ज्यादा यहां छात्रों को वो सम्मानित करेंगी। 19 अप्रैल को HPU में ये दीक्षांत समारोह होना है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और काफी जो छात्र हैं उनमें भी राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर बेहद जोश देखा जा रहा है, क्योंकि बेहद खास मौका होता है ये। खुद यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम मौका होता है जब खुद राष्ट्रपति जो है उन्हें सम्मानित करेंगे। इससे उनका हौसला बढ़ता है और इसीलिए इस अहम मौके को लेकर वहां पर तैयारियां भी पूरी नजर आ रही हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दौरा करने वाली है। तैयारियों को लेकर क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है?
यूनिवर्सिटी की हुई और उस दौरान ही ये निर्णय तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई और इसमें पाया कि 19 तारीख को राष्ट्रपति आ रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा 18 से 20 तारीख का है और इस दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाएंगी, जहां पर मेधावी छात्रों को सम्मानित भी करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति होंगी जो इस दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आएंगी और मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगी। इसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से तैयारियों को लेकर भी एक समीक्षा बैठक की गई और रणनीति पूरी तैयार की गई कि किस प्रकार से तैयारी करनी है और राष्ट्रपति के आगमन पर क्या क्या कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में रहेंगे। इसके अलावा इसी की बैठक में और भी बड़े फैसले हुए हैं, जिनमें की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर जो 3 प्राध्यापक प्रोफेसर गए थे उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैंसिल कर दी गई है। इनमें मंडी विश्वविद्यालय की वीसी की अगर हम बात करें, डी शर्मा, उनकी लीव कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा अनुपमा जो प्रतिकुलपति थी मंडी विश्वविद्यालय की, उनकी लीव भी कैंसिल कर दी गई है और साथ में टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर वहां की उनकी लीव भी कैंसिल कर दी गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और इसके अलावा जो सेवानिवृत्त अभी कर्मचारी हुए थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई है इसी की तरफ से। तो काफी बड़े फैसले हम कह सकते हैं इसी की बैठक में हुए हैं और राष्ट्रपति का दौरा भी हिमाचल प्रदेश के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 18, 19 और 20 तारीख को हिमाचल प्रदेश में रहेंगी। इसके अलावा रिट्रीट जो राष्ट्रपति निवास है उसको भी आम जनता के लिए खोला जाएगा राष्ट्रपति के दौरे के बाद। तो ये भी बड़ी सौगात हिमाचल वासियों के लिए होगी, क्योंकि बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब राष्ट्रपति निवास पर, खासकर हम स्टूडेंट्स की बात करें, उनको जानने का मौका मिलता है, वहाँ सीखने का मौका मिलता है और इसके लिए विशेष रियायत भी प्रशासन की तरफ से दी गई है। छात्रों के लिए निःशुल्क हम कह सकते हैं जो प्रवेश है, बेहद खास मौका ये रहने वाला है और जिस तरह से छात्रों में भी जोश नजर आ रहा है वो भी लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शिमला में राहुल गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली। ये रैली यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में निकाली गई। इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल रहे। साथ ही मशाल रैली में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। हमारा सवाल ये है, जिस कांग्रेस पार्टी ने 75 साल इस लोकतंत्र को मजबूत रखा, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र के माध्यम से आज आम परिवारों के लोग चुनकर आते हैं, उसको जिस प्रकार से कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उस संदर्भ में ये मशाल जुलूस युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा कांग्रेस है वो यहाँ आए हैं। चाहेंगे श्रीनिवास जी, बहुत हमने देखा कि पूरे देश में आपका जो है हल्ला बोल जारी है, तो कब तक ये प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? देखिए, जब तक इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, जब तक इस देश का संविधान नहीं बचेगा, तब तक लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। ये लड़ाई राहुल जी का सदस्यत्व को लेके नहीं है, इस देश का लोकतंत्र को लेके है। भाजपा ये कहती है कि अदालत का फैसला है, वो तो अदालत का फैसला किए 1 महीने समय दिया था, अदालत ने अपील जाने के लिए समय दिया था, फिर 24 आवर्स के अंदर क्यों सस्पेंड करने का था? हाँ, वो इलीगल तौर पे इन लोग ने सस्पेंड करने का काम किया है। वो किस लेवल पे लोग ने तानाशाही सरकार चल रहा है, जेपीसी कमेटी को पूछो, डिस्क्वालीफाई करेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर श्रीनिवास बीवी जो है ये लगातार ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है यूं ही जारी रहेगी।
110 मेगावाट क्षमता वाली शानन विद्युत परियोजना को पंजाब सरकार हिमाचल को देने के मूड में नजर नहीं आ रही। मंडी जिले के जोगिंद्र नगर में स्थापित इस परियोजना का पंजाब के ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता रविंद्र पाल भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ पूरे शानन प्रोजेक्ट का दौरा किया और यहाँ चल रही खामियों के बारे में तफसीलात हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने खामियों और अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया। मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में वो इस प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार को न देने का इशारा भी कर गए और कहा कि पंजाब पुनर्गठन के बाद 1966 में ये प्रोजेक्ट पंजाब के हिस्से में आया था। जो पंजाब का है और वो बड़ी अच्छी सी 110 मेगावाट सप्लाई जो है, जनरेशन जो है वो यहाँ से कर रहा है। सो हमने इसका आज दौरा किया है। हमारे एक्सीएम साहब, एससी साहब, अजीत जी, हमारे सीनियर एक्सीएम सतीश जी और पूरा स्टाफ जो यहाँ का है, हमने उनके साथ मीटिंग भी की है, उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। तो इसको कुछ रेनोवेट करने की बात सामने आई थी। ज़्यादातर तो हमने ये देखिए रेनोवेट कर ही दिया है और कुछ उधर का वो जो है बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो हम जल्द जो सॉल्व करेंगे, पूरी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिमाचल में बढ़ते कोरोना की स्थिति को लेकर वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस वर्चुअल बैठक में कई राज्यों में बढ़ रहे कोविड के मामलात को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद अगर देखें तो 1739 पहुंच चुकी है। इसके अलावा मंडी की रहने वाली 19 वर्षीय एक युवती की कोरोना से मौत की भी खबर है। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कीरतपुर निरचौक निर्माणाधीन 4 लेन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कीरतपुर से निरचौक तक 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस भव्य 4 लेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मई को करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 मई तक ये पूरा 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा। देश भर में मोदी सरकार ने जिस तरह से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया है, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भानुपल्ली से लेके बिलासपुर तक का रेलवे लाइन 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए मिला है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। हम मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। कुल मिला के 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे का बजट रखा है, जो 2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। यही नहीं, हमारे कीरतपुर से नेरचौक का 4 लेन हाईवे रिकॉर्ड समय में, जो बीच में रुक गया था, अब उसको रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। टनल्स का काम लगभग पूरा हो गया है। हमारा प्रयास है कि 15 मई 2023 को उसका उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी से करवाएं। और हिमाचल प्रदेश खबर देहरा से है, जहां पर्यटन व्यवसाय से जुड़े करनैल सिंह पटियाल को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक पद से हटा दिया गया। 25 मार्च को करनैल सिंह पटियाल की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक के पद पर हुई थी, लेकिन देहरा में कांग्रेस ने इसका विरोध किया। भारी विरोध के बाद सरकार ने इनकी नियुक्ति रद्द कर दी। देहरा कांग्रेस ने इन पर हाल ही में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का आरोप लगाया है। हमीरपुर से खबर है, जहां बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मेहरे के विश्राम गृह में लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस अवसर पर विधायक लखनपाल ने विपक्ष को भी खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर अपने कार्यकाल में भाजपा ने कोई नीति नहीं बनाई, अब बिना वजह बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मौके पर लोगों की जन समस्याओं का भी समाधान किया। जो समस्याएं समय पर हल नहीं हो पाई, उन्होंने उन समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। दुनिया की सबसे मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में इन दिनों एक्यूरेसी प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप चल रहा है। आज इस कंपटीशन का चौथा दिन है। दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनुभवी पैराग्लाइडर्स पायलट इस पे हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के जवान भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हैं। ऐसे ही भारतीय सेना के एक अधिकारी से हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर बात
जीत की है। आपको दिखाते हैं। दुनिया की सबसे मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट बीट बिलिंग में इस वक्त हमारे साथ जो है भारतीय सेना के जांबाज ऑफिसर कर्नल प्रसून सिंह हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है। कर्नल साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय सेना को भी इस वर्ल्ड कप में जो है वो पार्टिसिपेट का मौका मिल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 10 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट यहाँ पे कंपटीशन में आए हुए हैं और तकरीबन 100 के आसपास पायलट्स हैं, तो जिनके एक्सपीरियंस से, जिनके टेक्निक से हमको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा और ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है हमारी एडवेंचर स्किल्स है उसको और बेहतर बनाने का और अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करने का। कर्नल साहब, जानना चाहेंगे भारतीय सेना से क्या एक कोई टीम गठित की जाती है? अलग अलग रेजिमेंट्स के जवान रहते हैं, इसमें कौन कौन रहते हैं, क्या क्या रैंक्स रहते हैं उनके जो पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं? रैंक का कोई इसमें फिक्स निर्धारण नहीं है। जो भी एडवेंचर में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको भारतीय सेना मौका देती है कि वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार एडवेंचर स्पोर्ट्स चुने और उसमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो जैसा कि आप पैराग्लाइडिंग का इवेंट है, तो हमारी आर्मी की पैराग्लाइडिंग टीम यहाँ पे आई हुई है और ये सिलेक्टेड लोग हैं जो कि पूरे इंडियन आर्मी से सिलेक्ट किए गए। शुरू में हमको कोर्सेज कराए जाते हैं, फिर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा दिलवाया जाता है और फिर हम इस लेवल पे पहुंचते हैं कि हम ये प्री वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। क्या अभी दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि क्या होता है कि फ्लाइंग करने से पहले, क्योंकि जब कंपटीशन की बात आती है, आप तो खैर भारतीय सेना में है, एडवेंचर आप लोगों का पहली प्रायोरिटी रहती है, फिर भी इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है कि जब आप फ्लाइंग करेंगे, क्योंकि दुनिया के एक्सपर्ट जो फ्लायर होंगे वो यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन करेंगे? दिमाग में ऐसा कोई बहुत हमारे ऊपर परफॉर्मेंस वाला प्रेशर नहीं है। हम यहाँ पे खुले दिमाग से आए हैं, जितना बेहतर कर सके परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट। चुरा विधानसभा क्षेत्र में बनी सब्जी मंडी इन दिनों अपनी बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। ये सब्जी मंडी आज से लगभग 10 साल पहले बनाई गई थी। इस सब्जी मंडी के बनने से लगभग 60 पंचायतों के लोगों को सब्जी मंडी की सुविधा मिलनी थी, लेकिन ये सब्जी मंडी सिर्फ नाम के लिए रह गई है। पिछले कई दिनों से मंडी बंद होने से किसान यहां बेहद परेशान हैं। किसानों ने कई बार प्रदेश सरकार और प्रशासन से इसकी ओर ध्यान देने की मांग की, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। हमारी जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है तीसा के किसानों और बागवानों की, वो मैं सर आपके साथ बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ तीसा में स्थित गांव आना है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सालों पहले जो है एक सब्जी मंडी का बनाई गई थी, लेकिन बड़े खेद की बात है कि वो सब्जी मंडी जो है वो सरकार आज तक उसको शुरू नहीं कर पाई है। फिर हम यहाँ पर तीसा के किसान बागवान एकजुट होकर के हमने किसान सभा का गठन किया। हमने किसान सभा के माध्यम से सरकार को अवगत करवाया, शासन प्रशासन को अवगत करवाया। हम समय समय पर इस मांग को उठाते रहे, लेकिन सरकार के जो है वो कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, कोई नहीं सुनता है। ये जो आना सब्जी मंडी का मैटर है, कुछ समय पहले हमारे ध्यान में लाया गया था, कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था। उस केस में क्योंकि ये आरडी विभाग द्वारा काम करवाया गया है और ये करीब 2014 में काम शुरू हुआ था और करीब इसमें 41 लाख के लगभग राशि खर्च हुई है। क्योंकि ये अभी विस्तृत रिपोर्ट हमने खंड विकास अधिकारी से मांगी हुई है, लेकिन जहाँ तक प्रिलिमिनरी तौर पर मेरे को जो ज्ञात है, ये किसी एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हुआ था।